देखिए, NSQF एंड इम्प्लीमेंटेशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारा आज की टॉपिक्स है। अभी आपको आज के टॉपिक्स में विस्तार से क्या क्या बताया जाएगा उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव्स है कि NSQF का इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको, इसका परिभाषा आपको जानकारी मिलेंगे, इसके अंदर में क्या क्या उद्देश्य है, उसका की एलिमेंट क्या है उसके बारे में बताएंगे, और NSQF में कितने सारे लेवल्स है उसी को भी आपको बताया जाएगा, और इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में विस्तार से बताया जाएगी। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। आप सभी लोग अपने पास बुक्स रखिएगा तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि ये आपको सपोर्ट मिलेगा बुक्स में, सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी रहेगा। साथ में आप नोट भी कर सकते हैं पॉइंट वाइज, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, डिस्टर्ब मतलब ना समझ में होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वो पॉइंट को क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपको विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन है, आप इंट्रोडक्शन में देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है हमारा देश में, ये जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स न्यू दिल्ली सन 2013 27 दिसंबर में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसके बारे में गैजेट में, इंडियन गैजेट में भी इसका उल्लेख है, वहां पे पार्ट 1 सेक्शन भाग 2 में। NSQF में ये सारा जो भी बताया गया, मतलब ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क को बताया जाएगा, जिसका सारा परिचालन किया जाएगा NSDA के द्वारा, यानी किसी जैसे कि कोई फंक्शन में कोई प्रोग्राम को जो एंकर करते हैं, जो परिचालना करते हैं, उसे एंकर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंकर है NSQF का, वो है NSDA, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के द्वारा बनाया गया है, और इसका सारा चीज को NSQF के आपको ऊपर में विस्तार से बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, NSQF का परिभाषा में बताया गया कि द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क एक फ्रेम होता है, मतलब एक बाइंडिंग होता है, एक बाउंड्री होता है, जिसके अंदर में एक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर में एक क्षमता बेस के आधार पे, जहां पे मेन जिसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिटी दिया जाएगा, जिसमें नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड, इन तीनों चीज को आधार रखते हुए एक अच्छा सा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, दैट इज NSQF। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब ये NSQF का ऑब्जेक्टिव क्या है। NSQF का जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें कई पॉइंट के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले बताया गया कि ये जो हमारा NSQF हमारा देश में वोकेशनल ट्रेनिंग में शामिल किया गया है, इसका पहला जो उद्देश्य है वो है कि एकोमोडेट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि हमारे देश में बहुत सारा अलग अलग इंडियन ट्रेनिंग एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम है, इन सारे को एक जगह में एकोमोडेट करना है, मतलब अपना अपना सिस्टम, अपना अपना को सब इकट्ठे करना है। नेक्स्ट बताया गया कि अब इसे अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ ए सेट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ ईच लेवल बेस्ड आउटकम व्हिच इज एक्सेप्टेड अक्रॉस द नेशन। मतलब
पूरा देश में जिसका मान्यता दिया जाएगा, वो मान्यता में कैसे बताया गया कि इसमें बहुत सारा लेवल बताया गया जाएगा। ये लेवल किसके आधार पे किया गया? उसका आउटकम, यानी आप जो भी काम सीखेंगे, आपके पास जो भी स्किल बनेगा, जो भी आप जितना एप्टीट्यूड होंगे, जितना नॉलेज आपके आधार पे रहेगा, उसके ऊपर बनाया गया एक एक लेवल। लेवल के बारे में हम विस्तार से आगे बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रेशन पाथवे which provide across the qualification and assist people to move easily and readily between different education and training sectors and between various sector and labor market। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, यानी जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया, इसमें डेवलपमेंट जारी रहेगा, इसमें मेंटेनेंस जारी रहेगा। मतलब ये जारी इसलिए है कि कोई भी डेवलपमेंट एक जगह में रुका नहीं होता है इसका, और कोई भी चीज कंटिन्यूअस चलने से एक जैसा चल नहीं पाते हैं, तो इसमें मेंटेनेंस की अभी आवश्यकता है, इसका डेवलपमेंट यानी इसको अपडेट करना है। देश में आज भी जो जरूरत है, हो सकता है काल को नहीं हो सकता है, कोई और दूसरा चीज को शामिल करना चाहिए। इसीलिए इसमें सिर्फ फ्रेमवर्क के अंदर में ये फैसिलिटीज रखा गया कि ये भी एजुकेशन ट्रेनिंग सेक्टर, जो कि हमारा इंडस्ट्री जिसे लेबर मार्केट बोला जाता है, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जारी रहेगा। दूसरा पॉइंट में बताया गया, गिव इंडिविजुअल एन ऑप्शन प्रोग्रेस थ्रू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, गेन रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग एंड द एक्सपीरियंस। अब क्या है कि जैसे जैसे अलग अलग हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारा इंडिया में है, तो उसका अपना अपना ऑप्शन, अपना अपना सिस्टम को भी ये जारी कर सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने जो स्थिर कर दिया कि यही सिखाना है, इसी से करना है, ऐसा नहीं है। इसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसे आप चेंज कर सकते हैं, अपना ऑप्शन को इसमें इन्वॉल्व कर सकता है, अपना अनुभव को इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे सिलेबस रिवाइज होता है, सिलेबस रिवाइज होता है, ऐसा नहीं कि आज आप बता दिया कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन टाइम, सर्टेन पीरियड, एक सिस्टम के ऊपर आधार करके इसका चेंज होते रहेगा। नेक्स्ट आप चलिए, दूसरा बताया गया, अंडरपिन्स नेशनल रेगुलेटरी एंड क्वालिटी असिस्टेंस अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो अंडरपिन्स है, मतलब इसमें कितना मजबूती है, इसके अंदर जो रेगुलेटरी सिस्टम है, कंट्रोल है, वो बहुत ही मजबूत है, जिसके अंदर में क्वालिटी एक एश्योरेंस, क्वालिटी का एक जैसे बेंचमार्क होते हैं, एक क्वालिटी एश्योर, जैसे हमारा ISI होता है, जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स में जैसे कुछ हॉलमार्क होते हैं, ऐसा ही यहाँ पे भी एक रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर में एक अच्छा सा क्वालिटी मेंटेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया, सपोर्ट्स एंड एनहांस द नेशनल एंड इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ पर्सन with NSQ complement qualification through increase recognition of the value and comparatively of Indian qualification। हमारा भारत में जितने भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस है, इन सभी को कंपैरेटिवली, मतलब एक दूसरे के साथ जो भी अंतर है उसे यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। एक सभी को पता चलेगा कि किसका कितना है। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल आपको पता होगा, जैसे अप्रेंटिस का पोर्टल बन रहा है, एक पोर्टल नंबर होता है हमारा, आजकल CTS CITS का भी पोर्टल है। आप कहीं भी ट्रेनिंग कीजिए, आपका
डिटेल्स आपका रिकॉर्ड एक सेंट्रलाइज किया गया। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आप कहीं से भी क्वालिफिकेशन कीजिए, वो सारा चीज का एक दूसरे के साथ लिंक होगा। तो ये हमारा ये सारा पॉइंट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जाएगा की एलिमेंट ऑफ NSQuick प्रोवाइड, मतलब NSQuick ने की एलिमेंट में क्या क्या प्रोवाइड किया है, क्या क्या रखा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नेशनल प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्किल प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी एट डिफरेंट लेवल्स लीडिंग टू इंटरनेशनल इक्विवेलेंसी। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है आपको क्षमता यानी पारदर्शिता, ये प्रोफिशिएंसी मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे उसका मान्यता हमारा देश और विदेश के साथ सेम बराबर लेवल से दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड जॉब मार्केट। ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में जो भी शामिल किया गया है ये सब अलग अलग दिशा में चलेगा नहीं, एक दूसरे के साथ लिंक भी दिया गया है। जैसे इसमें मल्टीपल यानी बहुत सारा एक दूसरे के साथ और दूसरे में आप जा सकते हैं, दूसरे से बाहर भी आ सकता है, एंट्री और एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसा है कि आप इसमें बहुत सारा एक दूसरे के साथ कनेक्शन किया गया, जिसमें आप जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सिर्फ स्किल ट्रेनिंग होता है, सिर्फ मार्केट में यानी फैक्ट्री में काम किया जाता है, एक्सपीरियंस भी होता है, इन सभी के साथ एक लिंक बनाया गया। प्रोग्रेशन पाथवे डिफाइंड विद इन स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी फ्रेमवर्क के अंदर में आप अपना उन्नति भी कर सकते हैं अपना स्किल के आधार पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम दिया गया है जिसमें एक दूसरे के साथ आने जाने का जो पाथवे है, जो रास्ता है वो दिखाया गया। इसमें टेक्निकल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, ITI, जॉब मार्केट सभी के साथ दिया गया। साइड में और भी एक दिया गया जहाँ पे आप लेवल भी दिया गया, लेवल कहाँ तक क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन में कितना लेवल है, इसका विस्तार आगे भी बताएंगे, यहाँ भी थोड़ा सा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जो और भी पॉइंट बाकी है NSQuick के द्वारा। हमने 3 पॉइंट बताया, 4 नंबर पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। लर्निंग का कोई सीमा नहीं होती है, लर्निंग कोई भी एज में कर सकते हैं, कितने समय से भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आप जो भी सीख लिया आपका बारी खत्म हो गया, अब आपको सीखना नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर में स्किल है, अगर आप उसे डेवलप करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ये इसके अंदर में पार्टनरशिप किसके साथ भी बनाया गया, एम्प्लॉयर्स भी है, इंडस्ट्रीज भी है। नेक्स्ट बताया गया इसके अंदर में एक ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट यानी स्वच्छता, इसके अंदर में एक वैल्यूएबिलिटी है यानी अकाउंटेबल, क्रेडिटेबल यानी इसमें सम्मान है, मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट अक्रॉस द वेरियस सेक्टर। सभी सेक्टर में जैसे आपको पता होगा कि ITI में जब कोई बॉयज फर्स्ट आता है तो उसे स्टेट लेवल, ऑल इंडिया कंपटीशन ऐसे सिस्टम है। अप्रेंटिस लेवल में भी है, आजकल CITS में भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये सारा जो है क्रेडिट का सिस्टम, आपको आगे जाने के रास्ता, आपके मन में उत्साह देने की व्यवस्था भी इसके अंदर में है। इंक्रीज पोटेंशियल फॉर रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग, जिसे हम लोग RPL बोलता था। RPL
का भी एक पोटेंशियलिटी इसमें इंक्रीज होता है। यानी जनरली आरपीएल एक ऐसा सिस्टम शुरू किया गया गवर्नमेंट में, जो लोग घर में या प्रैक्टिस में पढ़ रहे हैं उसके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, तो वो मान्यता देने का भी व्यवस्था इसमें किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस विथ क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसमें भी कई पॉइंट रखा गया, यानी अंतरराष्ट्रीय क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यानी मैं पहले भी बताया था कि हमारा देश में जो भी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, आपको ये क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी काम आएगा। सबसे पहले इसका जो इट शिफ्ट फोकस द प्रोवाइडर यूज द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें फोकस किया गया किसके आधार पे? इसमें फोकस किया गया एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है। फिर बताया गया बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट ए लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू नो, अंडरस्टैंड और बी एबल टू डू द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। जैसे लर्निंग प्रोसेस के बाद आप क्या चाहते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन क्या हुआ, आपने कितना लर्निंग किया, आपके इंडिविजुअल कोई आपको लर्निंग हुआ, इंडिविजुअल आप कुछ अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो ये सारा चीज को इसके अंदर में ऑप्शन में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर बेनिफिट इंडिविजुअल लर्नर एंड एम्प्लॉयर्स। इसमें क्या होता है कि सिर्फ लर्नर का बेनिफिट्स नहीं, साथ में एम्प्लॉयर्स का भी बेनिफिट होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारा फैक्ट्री भी आपको जरूरत के हिसाब से आपका ट्रेनिंग दिलवाते हैं। इसमें फैक्ट्री का भी बेनिफिट होता है और जो ट्रेनिंग में भेजा जाता है, जिसे ट्रेनिस होगा, जो भी पार्टिसिपेंट होगा, उसको भी यहाँ पे बेनिफिट होता है। The vast majority of the world industrialized and transition countries of the reforms qualification, while at the same time developing framework related this qualification to each other and generally reflect new demands the society of the labor market. The vast majority of world industrialized, vast का मतलब होता है बहुत सारा, वही पूरा दुनिया में जितना भी इंडस्ट्री है देश में, इस सभी का ऊपर इसका मान्यता दिया जाएगा। सभी के साथ इसमें आप डेवलपिंग अपना फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है, जिसका रिफ्लेक्ट सोसाइटी में, अपना देश में, फैक्ट्री में जिसका बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिस्टम often link the chances to higher education, technical and vocational education and training, जिसे आप TBET यानी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग बोला जाता है। लाइफ लॉन्ग सिस्टम है। इसमें और भी विस्तार से बताया गया कि बहुत सारा कंट्री में, हमारा देश में वो जितने भी कंट्री है सभी लोगों ने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है। नॉट ओनली इंडिया, इनका जो थियोरिटिकल लेवल है वो लगभग सेम है, लेकिन उसका उद्देश्य थोड़ा अलग अलग हो सकता है। लेकिन हर देश में, इंडिया छोड़ के बाकी हर देश में भी ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग के इंडस्ट्री के साथ लिंक, में बहुत सारा पॉलिसी भी से डेवलपमेंट होगा। जैसे
ऐसा फ्रेमवर्क है। जैसे कभी कभी हम लोग को डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन दिया जाता है, गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट फिर उसे प्राइवेट को देते हैं, सिर्फ उसका पॉलिसी नेम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम जारी रहेगा। ये पहले भी इम्पोर्टेंस दे रहा है। अभी डेवलपमेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया, ये जो फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क का जो भी डेवलपमेंट का कुछ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मतलब इसके पीछे सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट के बारे में जो भी बनाया गया इसका विस्तार से बुक्स में लिखा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पीपीटी में ये सारा चीज इतना डिटेल्स नहीं है। ये जो बैकग्राउंड मतलब ये हमारा एक नेशनल पॉलिसी है स्किल डेवलपमेंट का, जो कि 2009 में इसका रिकॉग्निशन हुआ था, जिसका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का जब तब से इसका पॉलिसी शुरू हुआ था। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2013 में, लेकिन इसका काम, ये पॉलिसी शुरू हुआ था 2009 से। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग को उत्साह देने की, सपोर्ट देने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे इसमें सपोर्ट के बारे में और भी बताया गया। जो ये भी संस्थान जो है ये सबको इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, कॉम्पेटेबल क्वालिफिकेशन है। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री जो है, ये सारा मिनिस्ट्री इसके अंदर में रखा गया है। ये जो फ्रेमवर्क सभी जगह में जब अवेलेबल हो जाएगा, जब इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। हो सकता है कि आजकल हम लोगों को इतना रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, बट इन फ्यूचर में जो भी पॉलिसी है, अगर इसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाएगा, प्रॉपर यूज होगा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि आपको बताया गया, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट एंड वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सभी। और एक बताया गया कि NVEQF जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा में है, ये सारा अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में सभी से कंट्रोलिंग का व्यवस्था किया गया है, सभी एक फ्रेमवर्क के अंदर में डाला गया। आगे और भी बताया गया कि इसका जो लॉन्च हुआ है, इसमें मिनिस्ट्रियल कमेटी भी है, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी है, जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ, जिसमें फाउंडेशन जब किया था तो उस समय से जैसे NSDA यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, इसका एक यही इसको मैंडेट है कि इसका जो भी काम, जो भी कोऑर्डिनेट करेगा, ये सारा NSDA से माध्यम से होगा। और दूसरा पॉइंट है नीड फॉर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया। हमारे देश में इस फ्रेमवर्क का क्या नीड्स है, ये नीड के बारे में भी बहुत सारा विस्तार से बताने वाले हैं आपको। जैसे कि हमारे देश में जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये जो भी है ये सेपरेट अलग अलग लाइन से है। इसका एक दूसरे के साथ हम लोगों को इतना दिन से इतना लिंक नहीं हो रहा था, लेकिन सभी के साथ सभी का तो लिंक है ही, पहले भी था। आप अपना स्कूल फाइनल कंप्लीट करने के बाद आप टेक्निकल में आते हैं, ITI करते हैं, उसके बाद अप्रेंटिस करते हैं, फिर आगे डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा अलग अलग हमारा लेवल को इंक्रीज करने का सिस्टम है। तो हमारा देश में इसका आवश्यकता है, इसका नीड्स है। इसमें और भी कुछ एडिशनल इसका बहुत सारा रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि अभी तक जितना एजुकेशन के बारे में फोकस किया गया है, ये सारा
सभी इनपुट्स के आधार पे किया गया, यानी सिलेबस के ऊपर। लेकिन अभी तक हमें इसका अगर अप्रोच करना है, इसको वास्तव में लेके जाना है, तो इसका आउटकम के ऊपर में दिया जाएगा। इसका आपने क्या सीखा है वो जरूरी नहीं है, आपने क्या कर पाते हैं, कितना सीखा, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आउटकम बेस्ड अप्रोच है। एनएसक्यूएफ जो भी है वो आउटकम के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। इसका जो रूट है, जो रास्ता है, ये रास्ता कभी एंडिंग नहीं है। ये वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में ऑलवेज आपको डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का रास्ता दिखाया गया है। आप एक जगह में कभी भी रुक नहीं रहेंगे, आपको आगे जा सकता है, इसका रास्ता दिया गया है। दूसरा बताया गया, इसके अंदर में भी अगर कुछ कमी होगा तो उसके बारे में भी बताया गया। इसमें जो भी कमीज होगा वो कमी को आपको करना है, उसे इवैल्यूएट करना है। सर्टिफिकेट है, डिग्री है, जैसे हर जगह में टेस्ट होता है, कमी है कि नहीं है। अगर आपने फेल कर कोई एग्जाम में फेल हो गया, इसका मतलब आपके अंदर में कमी है, तो आपको दोबारा सीखना पड़ेगा, दोबारा आपको जाके फिर भी मतलब आगे और एग्जाम दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रुक जाएगा कि आपने कामयाब नहीं हुआ और आपका रास्ता रुक गया, ऐसा नहीं है। इसमें एग्जाम सिस्टम है, इस सिस्टम के द्वारा आप अपना प्रोग्रेस को जारी कर सकते हैं। द नेगेटिव परसेप्शन एसोसिएट विद वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सिग्निफिकेंट रिमूव। इसके अंदर में जो भी नेगेटिव्स होगा उसे हटाया जाएगा। जैसे सिलेबस जो होते हैं, सिलेबस में कभी कभी तो हर चीज में अच्छाई बुराई दोनों एक साथ हो सकता है, तो इसके अंदर में भी जो भी नेगेटिव परसेप्शन होगा उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। फिर बताया गया कि एक बहुत बड़ा देयर इज ए लार्ज सेक्शन है जिसमें हमारा देश का लोग सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन के बारे में फॉलो करते हैं। जैसे आपको अभी अभी बताया गया था कि जो आरपीएल आप लोग सुने होंगे, कुछ हमारा ट्रेनिंग 2 बार हुआ था आरपीएल का, कि जो लोग जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है, स्किल है, वो भी मान्यता के आधार पे आ सकता है। सीआईटीएस के ऊपर में भी चल रहा है आरपीएल, और अदर सिस्टम में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में है, हर जगह में। आपको पता होगा जैसे कि अप्रेंटिस लेवल में क्या होता है, आजकल इंडस्ट्री में अप्रेंटिस का बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अप्रेंटिस, कोई भी कंपनी से आप अप्रेंटिस किया, अगर उसका मान्यता नहीं है तो आप जो हमारा जिसमें हम लोग पोर्टल करते हैं डीजीटी का, और भी ऐसा सेक्शन है जो अप्रेंटिस देखभाल करते हैं, उसमें आप अपील कर सकते हैं कि आपने किसी फैक्ट्री से काम सीखा है, आपको एग्जाम देने की, आपको मान्यता का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए। ऐसा सिस्टम पहले भी था, आजकल भी है। फिर बताया गया मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन क्वालिफिकेशन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एंड वाइस वर्सा। देश में हमारा बहुत सारा क्वालिफिकेशन, बहुत सारा इंस्टीट्यूट देते हैं, लेकिन इसका मान्यता अभी तक हर जगह में सेम नहीं है। ये सभी को एक कंटिन्यूटी, एक दूसरे के साथ लिंक बनाने की कोशिश चल रहा है। ये एनएसक्यूएफ का ये एक अपना मतलब क्या होता है, जो भी प्लान है, इस प्लान में है धीरे धीरे ये प्लान सक्सेस होगा। ऐसा नहीं कि आज बनाया कल सक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं। बट हर देश में ऐसा ही सिस्टम है, सभी के साथ लिंक बनाना, सभी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश चल रहा है। बहुत सारा ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में जानकारी आपको मिल सकता है। फिर बताया गया
द क्रेडिट एक्युमुलेशन ट्रांसफर सिस्टम, एनएसक्यू में ऐसा है कि क्वालिफिकेशन क्रेडिट जो है उसका आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया गया कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट है। आप जनरल से अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रेनिंग जो आप टेक्निकल में जा सकते हैं, टेक्निकल अच्छा नहीं है तो आप जनरल में दोबारा जा सकते हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग में जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारा फैसिलिटीज रखा गया है। सो दीज आर द बैकग्राउंड डेवलपमेंट, यानी हमारा बैकग्राउंड डेवलपमेंट और इस फ्रेमवर्क का जरूरत क्या है इसका विस्तार से आपको बताया गया। अब ऐसा है कि लेवल के बारे में, लेवल डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। लेवल डिस्क्रिप्शन जिसमें आप सुने होंगे, जिसमें 10 लेवल रखा गया है, लेकिन लेवल का कुछ पॉइंट है। जो पॉइंट आपको बताया जाएगा कि इस लेवल में जो मुख्य भाग से रखा गया, एक नंबर है प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा हर लेवल में 5 भाग से विस्तार से, जिसका बेस मतलब जिसका आधार पे ये लेवल रखा गया। हमारा जितना भी लेवल है, ये सारा लेवल इस 5 पॉइंट के आधार पे इसके ऊपर ही रखा गया। आपको जैसे कि 1 नंबर पॉइंट है प्रोसेस, 2 नंबर में है प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक एक जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है ये भी आप देखिए। प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस इज ए जनरल समरी of the other 4 domain corresponding to the level. It is implemental in all activity of vocational trainers. प्रोसेस में ऐसा है कि ये प्रोसेस मतलब जो 5 हम लोग पॉइंट बताया, बाकी जो प्रोसेस छोड़ के जो बाकी 4 है, उस 4 को के साथ कैसे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग है वो बताया गया। दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस में क्या क्या होगा वो आगे और भी बताया जाएगा डिटेल्स में जब आपको लेवल दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब है कि प्रोफेशनल नॉलेज इज व्हाट द लर्नर शुड नो एंड अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट। यानी अपना अपना एरिया में आपको कितना नॉलेज मिला है, आपने कितना सीखा है, वो सीखने का कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितने प्रकार की आपने सीखा है, ये सारा चीज को विस्तार से प्रोफेशनल नॉलेज बताया जाता है। प्रोफेशनल मीन्स जो होता है जनरली आपका जिस क्षेत्र में आपने स्किल क्या है या उसके बारे में। जैसे यहाँ पे विस्तार से और भी पॉइंट नीचे दिया गया। डेप्थ ऑफ नॉलेज कैन बी जनरल एंड स्पेशलाइज्ड। आपको जैसे कि फील्ड एरिया बताए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल, सिविल, ऐसे फील्ड होता है जिसके अंदर में कितना डेप्थ है। डेप्थ मीन्स आपको स्कूल लेवल है या सेकेंडरी लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, आईटीआई लेवल है, डिप्लोमा लेवल है, क्या है इसके बारे में। ब्रेथ ऑफ द नॉलेज कैन बी रेंज द सिंगल टॉपिक, मल्टीपल डिसिप्लिनरी। आजकल मल्टी स्किल होता है, आजकल ट्रेनिंग सिस्टम में मल्टी स्किल भी होता है। आपको पता होगा कि एक मैकेनिकल ग्रुप मतलब सिर्फ कोई मैकेनिकल बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर में वेल्डिंग होता है, इसके अंदर में एमएमबी होता है यानी मोटर व्हीकल्स होता है, मशीन टूल्स होता है, टर्निंग होता है, फिटिंग होता है, ऐसा बहुत सारा वे है। दैट इज द ब्रेथ, मतलब कितना क्षेत्र है। काइंड ऑफ नॉलेज रेंज कंसेंट्रेट द एब्स्ट्रैक्ट एंड सेगमेंटेड क्यूमुलेटिव। काइंड ऑफ नॉलेज, काइंड ऑफ नॉलेज मतलब कितने प्रकार की नॉलेज मिले हैं, कितने प्रकार की नॉलेज मतलब दैट इज द लेवल। लेवल मतलब आपको जानकारी कितना हुआ। हर जगह में लेवल में आपको एनएसक्यू में बताया गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4।
तो ये लेवल के ऊपर आपका नॉलेज, मतलब उसका अलग अलग सिलेबस भी है। आप जितना तक किया है लेवल, उसके में एक बाइंडिंग है। आपका नॉलेज लेवल 4 है या 5 है, 6 है, क्या है उसके बारे में। कॉम्प्लेक्सिटी नॉलेज रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड्स, डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ द नॉलेज। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज के अंदर में कितना कॉम्प्लिकेशन है, कितना जटिल है, कितना, ये सारे इसके ऊपर में प्रोफेशनल में क्लियर होता है। नेक्स्ट है द डोमेन इम्प्लीमेंटेड आरटी लेसन वोकेशनल ट्रेनर। मतलब ये जो डोमेन है इसका इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे लेसन डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करते हैं, इसका एक नियम होता है, जैसे 4 स्टेप लर्निंग, ये सिस्टम के द्वारा सिस्टमेटिक वे से किया जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा प्रोफेशनल स्किल। स्किल का मतलब तो आपको पता होगा, स्किल मतलब प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपको बाय हैंड काम करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल स्किल मतलब आपको जिस एरिया में मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में कितना स्किल है, उसका अलग फील्ड भी होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो भी आपको बताया जा रहा है, नीचे पॉइंट दिया है। कॉग्निटिव एंड क्रिएटिव स्किल इन्वॉल्विंग यूज द इनिशिएटिव, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निटिव आपको पता होगा, कॉग्निटिव मीन्स द ब्रेन ओरिएंटेड। कॉग्निटिव एंड क्रिएटिव, क्रिएटिविटी मतलब हम जो भी थिंकिंग करते हैं, जिस थिंकिंग करने के बाद उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मतलब हमारा प्रोफेशनल स्किल का मतलब सिर्फ, जैसे मैंने प्रैक्टिकल हाथ में बोला ऐसा नहीं, इसके साथ हमारा ब्रेन भी जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप कितना लिख सकते हैं, कितना आप बोल पाते हैं, कितना आपके अंदर कितना स्किल है उसका मार्किंग कर सकते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन, जेनेरिक स्किल। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ लिंक बनाना, संपर्क बनाना, स्किल के अंदर भी होता है, जिसे जेनेरिक स्किल भी बोला जाता है। तो इस डोमेन का, इसके बारे में ऐसा ही बताया गया। आगे कोर स्किल। कोर स्किल का मतलब होता है, कोर मीन्स आपको पता होगा इंटीरियर, अंदर। कोर का मतलब होता है डेक्सरिटी, यूज ऑफ मेथड, मटेरियल, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमारा ये जो आईटीआई लेवल का जो ट्रेनिंग होता है, इसमें एकदम हम अपने बच्चे को कोर स्किल से सिखाते हैं, एकदम अंदर से सिखाते हैं। मतलब दे आर स्किल्ड, नॉट ओनली थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व है। तो इसे हम लोग कोर स्किल बोलते हैं। और आगे आप जो भी लेवल सिखा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए क्या लिखा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट, डिस्पैरिटी मतलब इसमें नेचर ऑफ वर्क, लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एंड अदर्स, मैनेजिंग चार्ज, अकाउंटेबली एक्शन। ये डोमेन में जो दिया गया कि आपकी एक्टिविटी का मूल्यांकन किया गया है। आपने आईटीआई पास किया गया तो आप किस लेवल तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करता है वहाँ पे HT, LT यानी लो टेंशन हाई टेंशन होता है। अगर आप हाई टेंशन में काम कीजिएगा तो आपको हाई टेंशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास लो टेंशन यानी LT का सर्टिफिकेट है तो आप हाई टेंशन में काम नहीं कर सकते। तो ऐसा ही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके शिक्षा के ऊपर, आपका स्किल के ऊपर रखा गया है। अब आपको विस्तार से जो 10 लेवल है वो लेवल में क्या क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए अब आपको बताया जा रहा है कि इसका जो भी लेवल है, लेवल में देखिए लेवल 1 आपको दिखाई दे रहा है अभी, इसको आप गौर से देखिए। लेवल 1 में इसमें आप जो भी हमने 5 फील्ड बताया था डोमेन, जैसे प्रोसेस, प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल नॉलेज, कोर स्किल, रेस्पॉन्सिबिलिटी सारा दिया गया। लेवल 1 में देखा गया कि लेवल 1 में जो भी
पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसका काम क्या है। उसका काम है कि एक रेगुलर बेसिस में वो काम करेगा। इसका कोई भी पहले से जानकारी नहीं है, देयर इज नो प्रीवियस नॉलेज, नो प्रीवियस प्रैक्टिस, कुछ नहीं है। इसमें वो टेक्निकल टर्म के बारे में जानकारी मिलेगा उसे, उसका मीनिंग समझेगा, और इसमें आपको प्रोफेशनल स्किल में मिलेगा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिलेंगे। इसमें लिखने का, पढ़ने का और कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत एकदम बेसिक लेवल में सीखेगा। एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सीखेगा, यानी कुछ जो हाइजीनिक क्या है, सेफ्टी क्या है, इसके बारे में नॉलेज होगा। इसमें ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस काम के बारे में नॉलेज गेन करना है, इसका शुरुआत है। फिर लेवल 2 में जाइए। लेवल 2 में आप देखिए, यहाँ भी विस्तार से लिखा गया है। विस्तार से क्या लिखा गया है आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि एकदम डायरेक्ट आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पे जाइए। यहाँ भी पूरा इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी के अंडर में काम करना है, एक क्लोज सुपरविजन, यानी किसी के अंडर में काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन साइंस थोड़ा बहुत सीख सकता है, मटेरियल का बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा, वैरायटी क्या है, क्या अच्छा है, क्या कितना क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में कितना अच्छा है बुरा, इसका पहचान सीखेगा। तो ऐसा है कि जैसे हमारा क्लास 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसे धीरे धीरे जानकारी उसे आपको मिलेगा। तो ऐसे ही आपको देखिए 3 में भी चलेंगे, कर रहा हूं, बाकी मैं पीपीटी शेयर कर देंगे, और आपके पास बुक्स भी है, वहां पे ऑलरेडी नॉलेज है, सब कुछ लिखा है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चेंज हुआ वो आप देख रही है। अंडर क्लोज लेवल 3 में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अंडर क्लोज सुपरविजन सम रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन वर्क विद इन डिफाइंड लिमिट। आप किसी के अंडर में रह के काम करेंगे और अपना कुछ लिमिट रहेगा, वो लिमिट के अंदर में आप अपने खुद से काम कर सकते हैं। यहाँ भी जो कोर स्किल है, आप लिखना, ओरली बताना, कुछ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में जानना, ये सब नॉलेज आपके पास रहेगा। लेवल 4 में रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना बन रहा है फॉर ओन वर्क एंड लर्निंग। लेवल 4 आपको पता होगा कि आईटीआई में बहुत सारा ट्रेड है जहाँ पे लेवल 4 है। ये लेवल 4 में आपको अपना 4 से शुरू हो गया कि आप अपने जो भी सिखाए अपने आप काम कर सकते हैं, किसी को मतलब अंडर सुपरविजन, क्लोज सुपरविजन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं दिया है। लेवल 5 में चलिए। लेवल 5 मैंने स्लाइडिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लेवल 5 में जाइए, देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन वर्क एंड लर्निंग सम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर्स। आईटीआई का बहुत सारा ट्रेड है जो लेवल 5 है, जिसमें आप अपने आप काम कर सकते हैं, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपने अपने स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लेवल 6। लेवल 6 से अपना जिम्मेदारी आ गया और दूसरों को सिखाना की जरूरी। जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा जो CITS जो भी ट्रेड है, इंस्ट्रक्टरशिप जो ट्रेड है, ये लेवल 6 में आता है। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना भी है और दूसरों का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन एंड लर्निंग, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स वर्क लर्निंग। दूसरों को सिखाना भी आपका जिम्मेदारी में आ गया है। अब लेवल 7 में देखिए फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटपुट एंड ग्रुप ऑफ डेवलपमेंट।
यानी यहाँ पे आप दूसरों का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि आप जब मास्टर बन गया तो आगे भी जो एडवांस लेवल में आपको पर्टिकुलर फील्ड एरिया में आपको जब डेवलप करते हैं तो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाते हैं, इसी के बारे में बताया गया। और आगे 8, 9 और 10 ये 3 जो है ये मेनली अभी भी प्रोग्रेशन स्टेज में है। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया है, लेकिन इसका काम अभी जारी है। इसमें एक विस्तार से आपको बताया जाएगा और एक मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप देखिए, देख के इसके आपको पता चलेगा कि कौन सा लेवल में क्या है। देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक लेवल है, जहाँ पे हेल्पर, असिस्टेंट, पर्टिकुलर एरिया में जनरल यानी सेमी स्किल्ड होता है, स्पेशल फिनिशिंग, फोरमैन, ये लेवल दिया गया आपको दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 तक दिया गया है। लेवल 6 से आप इंस्ट्रक्टर यानी ट्रेनर बन जाएंगे। लेवल 7 में भी स्पेशल ट्रेनर बन जाएंगे। और 8, 9, 10 जो है वो आगे हमारा जारी चल रहा है। और अभी आपको थोड़ा और एक दूसरा चीज के बारे में बताया जाएगा कि एनएसक्यूएफ होने से क्या होगा और एनएसक्यूएफ नहीं इंप्लीमेंट होने से क्या होगा। विथ एनएसक्यूएफ, विदाउट एनएसक्यूएफ दिखाया गया। पहले विदाउट दिखाया गया और उसके बाद में अगर एनएसक्यूएफ नहीं है तो फोकस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनपुट, और दिया गया विदाउट विथ एनएसक्यूएफ में दिया गया आउटकम बेस्ड अप्रोच। हमारा ये आउटकम के आधार पे है गया। ऑलरेडी हम लोग अभी पूरा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो टाइम शॉर्ट के वजह से आपको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा खुद पढ़ लीजिएगा। आउटकम बेस्ड अप्रोच है, ट्रांसपेरेंट प्रोग्रेस पाथवे है, एस्टेब्लिशमेंट इक्विवेलेंस ऑफ द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा डिग्री, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी qualification with formal certificate and also permit acquisition of higher qualification, recognition of prior learning, alignment of India qualification, international qualification, promote international mobility, credit accumulation, जो हम लोग शुरू में जो उद्देश्य में बताया था वो सारा पॉइंट दिया गया। और जब एनएसक्यूएफ नहीं था तो क्या था, तो दोनों के बीच में अंतर दिखाया गया है। तो आपको आज हम लोगों ने जितना जानकारी दिए हैं, मेरे ख्याल से मैं आप तो क्लास में भी ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार सभी लोग ने रिक्वेस्ट किया था, इसके वजह से मैंने दोबारा एक क्लास को रखा है। आगे हम लोग आपके रिक्वेस्ट के आधार पे दोबारा क्लास कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप में भेजिएगा कि कौन सा एरिया में आपका प्रॉब्लम है। मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाएगा, अगर मेजर पर्सन कुछ पर्टिकुलर फील्ड के लिए डिमांड करेगा तो हम उसके ऊपर क्लास जरूर लेंगे। तो आप देख रहे हैं, आखिर में सबको थैंक यू, और ये थैंक यू बोलकर